दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से जो कोशिश की जा रही है कि दोनों के बीच बातचीत के माध्यम से हल निकाला जाए, दोनों की मध्यस्थता कराई जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है, वहीं ईरान की शर्तों को मानने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। अमेरिका की शर्त यह थी कि परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ ईरान जो मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा बना रहा है उसको भी लिमिट में लेकर के आएगा, और इसी के साथ साथ ईरान के जो प्रोक्सी संगठन है, आप लोग जानते हैं कि यमन में ईरान के प्रोक्सी संगठन है, जैसे यमन के हुती लड़ाके, लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह, फलस्तीन के अंदर हमास, और इसी के साथ साथ इराक के अंदर और मिडिल ईस्ट के कई सारे ऐसे देश है, खास तौर पर जो शिया मुल्क हैं जिनके अंदर शिया गवर्नमेंट है, वहां पर ईरान के बहुत बड़े समर्थन वाले प्रोक्सी संगठन हैं। तो अब ऐसे में अमेरिका कह रहा है कि ईरान को न केवल सिर्फ परमाणु प्रोग्राम बंद करना होगा, बल्कि अपनी मिसाइलों को भी कंट्रोल में लाना होगा, और इसी के साथ साथ प्रोक्सी संगठनों को तोड़ देना होगा, तब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन ईरान की तरफ से खुली चेतावनी देते हुए यह कह दिया गया है कि हम केवल और केवल परमाणु प्रोग्राम पर बात करेंगे, ना ही हम अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता या उनका जखीरे को कम करेंगे, और ना ही किसी प्रोक्सी संगठन से अपना नाता तोड़ेंगे। ये बात हुई है, इसके बाद बातचीत करने की कहीं से कहीं तक कोई वजह नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि युद्ध के इस दौर में खबरें बहुत तेजी से बदल रही हैं। सुबह को कुछ खबर आती है तो शाम को उसकी एकदम अपोजिट खबर दिखाई देती है। यह साइड में आप मेरे खबर देखिए, तुर्की की तरफ से ये बयान आया है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो हम मजबूर हो जाएंगे परमाणु बम बनाने के लिए, और फिर हम भी परमाणु बम बनाएंगे। ये अमेरिका से बात चल रही है, यानी तुर्की कह रहा है कि अगर तुमने ईरान को परमाणु बम बनाने से नहीं रोका तो फिर हम भी परमाणु बम बनाएंगे। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि तुर्की अमेरिका से कह रहा है कि उसको परमाणु बम बनाने से रोको। वैसे तो तुर्की की तरफ से हमेशा ही ईरान की सपोर्ट में जुमले आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईरान के खिलाफ तुर्की की तरफ से बयानबाजी हो रही है। इसी के साथ साथ एक दिन का समय जब बीता तो तुर्की के विदेश मंत्री और उनकी टीम की तरफ से बयान पलट जाता है। यहाँ साइड में आप मेरे देखिए, इसके अंदर ये कहा जाता है कि अमेरिका ईरान को उसके लिमिट के हिसाब से यूरेनियम लाने दे, उसका इस्तेमाल करने दे, और न ही उसके बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम पर या उसके प्रोक्सी संगठन पर रोक लगाने की कोशिश करे। अब तुर्की का ये बयान आ जाता है, तो सुबह में कुछ बयान होते हैं तो शाम में बयान पलट जाते हैं। ये समझ नहीं आ रहा है कि तुर्की ईरान की मदद करने की कोशिश कर रहा है या फिर पीछे से ईरान के ऊपर वार कर रहा है, अमेरिका का समर्थन कर रहा है। इसी के साथ साथ तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान के कई और ऐसे जुमले और उनके कृत्य दिखाए गए हैं जो आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं होते। एक तरफ तैयब एर्दोगान कहते हैं कि हम पूरी तरह से मध्य पूर्व यानी अरबी देशों के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल से भारी भरकम तादाद में ट्रेड यानी बिजनेस करते हुए नजर आते हैं। अब हकीकत क्या है वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उनसे ये सवाल पूछा गया कि ईरान के साथ अमेरिका की डील करने के लिए कोई डेडलाइन है, कोई समय है। तो ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि शायद अगले महीने ये जो डेडलाइन है ये खत्म हो जाएगी, बातचीत के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। वॉर इंटेल ने इस खबर को छापा है, मेरे साइड में देखते रहिए आप। ब्रेकिंग रिपोर्टर, इज देयर अ टाइमलाइन फॉर एन ईरान डील? यहाँ पर ट्रम्प जवाब देते हैं, आई गेस ओवर द नेक्स्ट मंथ समथिंग लाइक दैट, इट शुड हैपन वेरी क्विकली। यानी कि ये कह रहा है कि अगले महीने तक हमारा जो दिया गया समय है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद कुछ बड़ा हो सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत किसी भी पैमाने पर सेट नहीं बैठ रही है, क्योंकि अमेरिका की शर्तें ही ईरान से कुछ इस तरह की हैं कि जिसको ईरान खुले तौर पर मानने से इनकार कर रहा है। तो क्या अगर ईरान अमेरिका की शर्तों को नहीं मानेगा तो अमेरिका सच में ईरान के ऊपर हमला कर देगा? ऐसा हो भी सकता है, और जवाबी कार्रवाई में ईरान भी एक मजबूत देश है, वो भी पुरजोर तरीके से रिटेलिएशन कर सकता है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने एक और अपना जंगी युद्धपोत मिडिल ईस्ट के करीब लाना शुरू कर दिया है। यहाँ साइड में आप मेरे देख सकते हैं, यूएस इज सेंडिंग इट्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्स। इसका नाम है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्स। इसकी क्षमता होती है कि 90 लड़ाकू जहाजों को, 90 लड़ाकू विमानों को अपने ऊपर रखकर लेकर जा सकता है। इसी के साथ साथ इस पर एयर डिफेंस सिस्टम भी लगे हुए हैं और इसकी मिसाइलों की मारक क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। तो अमेरिका ऐसे खतरनाक हथियारों को मिडिल ईस्ट और मध्य पूर्व में लेकर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या ईरान के ऊपर केवल दबाव बनाना चाहता है,
या अगले महीने समय सीमा खत्म होने के बाद एक बार अमेरिका की तरफ से हमला किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका केवल अकेला ऐसा मुल्क नहीं है जो भूमध्य सागर में अपने लड़ाकू USS अब्राहम लिंकन और तमाम जंगी युद्धपोत को लेकर आ रहा है। चाइना, ईरान और रशिया की तरफ से भी बड़े ताकतवर जंगी युद्धपोत उसी भूमध्य सागर के आसपास दिखाई जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं कि अगर हमला होता है तो जवाब देने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ईरानी नेवी ने अपने जंगी युद्धपोत का प्रदर्शन किया है और दिखाया है कि कितनी सशक्त जंगी युद्धपोत है। अगर अमेरिका की तरफ से हमला होता है तो टक्कर की लड़ाई रहेगी, बराबर जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जैसे ही अमेरिका ने अपने जंगी युद्धपोत USS जेराल्ड को भूमध्य सागर में लाने की तरफ घोषणा की, उसका जवाब देते हुए चाइना की तरफ से बयान आया है और एक पोस्ट डाली गई है जिसमें ये दिखाया गया है कि चाइना ने अमेरिका के हर एक जंगी युद्धपोत और सबमरीन की कैपेबिलिटी को यानी क्षमता को पकड़ लिया है और उससे आगे चले गए। साफ तौर पर सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो ये खबर दिखाते हुए और ये पोस्ट डालते हुए चाइना कह रहा है कि हमारे पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं है कि जिसकी ताकत अमेरिका के हथियारों से कम हो। अगर अमेरिका हमला करता है तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि सामने वाली पार्टी भी पुरजोर तरीके से हमला करेगी और रीजन के अंदर एक भयावह युद्ध भड़क उठेगा और इस सब का जिम्मेदार केवल और केवल अमेरिका होगा। दोस्तों अमेरिका के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं न जाने कितने देशों से अमेरिका के संबंध लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। एक और खबर मैं आपको बता दूं कि क्यूबा एक देश है। क्यूबा और अमेरिका के बीच में बहुत टाइम से टेंशन चल रही है, तो अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर अब उसके ऑयल को लेकर दबाव बना दिया है। लेकिन अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर उसके ऑयल आयात को लेकर एक दबाव बना दिया है और इस दबाव के चलते क्यूबा के अंदर तेल का जो भंडार है लगातार वो खत्म होता जा रहा है, उसका इंपोर्ट वो कर नहीं पा रहा है, जिससे कि क्यूबा के अंदर एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी कमी आ रही है। तो क्यूबा के अंदर बहुत सारे अस्पताल, एयरपोर्ट, जितने भी लाइट से चलने वाली चीजें होती हैं वो प्रभावित हो रही हैं। दुनिया भर से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की अजीब दादागिरी है कि जिस देश के अंदर चाहता है अपने सैंक्शन लगाना शुरू कर देता है, कभी टैरिफ के नाम पर, कभी उनके रास्ते में जाने वाले सारे सामान को रोकने लगता है। ऐसा कब तक चलेगा? आपको बता दूं कि चाइना और रशिया ने क्यूबा की मदद के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। चाइना लगातार सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहा है क्यूबा के अंदर बड़ी संख्या में, ताकि पूरे देश को सोलर एनर्जी से पूर्ति की जा सके। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि मैक्सिको की तरफ से 800 टन का एक भारी भरकम जहाज भरकर भेजा गया है क्यूबा को, जिससे वहां पर सामान और एनर्जी में काफी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ रशिया की तरफ से भी ऑयल का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लगातार रशिया क्यूबा को अपना तेल भेजने की मुहिम चला रहा है। अब जब रशिया और चाइना किसी देश को सामान भेजते हैं तो उनके रास्ते को रोकने का मतलब होता है कि खतरनाक युद्ध को बुलावा देना। तो क्या अमेरिका रशिया और चाइना के जहाजों को क्यूबा तक पहुंचने से रोकेगा या नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों इसी के साथ साथ ईरान के विदेश मंत्री जो इस समय के हैं, उन्होंने इस बात का कंडेम किया है कि इजराइल वेस्ट बैंक के हिस्से में लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए अपने लोगों को बसा रहा है, अपनी जमीन का विस्तार कर रहा है। गाजा के अंदर इंटरनेट और बहुत सारी सुविधाएं अभी पूर्ण रूप से चालू नहीं हुई है, इस कारण से वहां की बहुत सारी चीजों को दबाया जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सिलेक्ट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।